हेलो गाइस। तो आज हम अपने सीए फाइनल के इलेक्टिव पेपर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो आई विल टेल यू सम बेसिक पॉइंट्स जिन पे हमारा मेनली इस वीडियो में डिस्कशन रहेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, आपको किस टीचर की यूट्यूब वीडियोस रेफर करनी है, आपको एमसीक्यू से रिलेटेड मैं गाइडेंस दूंगा। आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू रिवाइज, हाउ मैनी टाइम्स टू रिवाइज, आपको एमटीपी आरटीपीज पास पेपर के बारे में गाइड करूंगा। आरटीपीज तो आती नहीं है इलेक्टिव पेपर में, एज यू ऑल नो। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको रिटन प्रैक्टिस कितनी करनी है। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्स से रिलेटेड टिप्स भी दूंगा, दो तीन, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी आपको टाइम सेव करने के लिए। देन आई विल टेल यू अबाउट द 1.5 डे स्ट्रेटेजी। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको उसमें एग्जामिशन सिक्योर करनी है। I would like to tell you about myself. I got 67 marks in रिस्क मैनेजमेंट। सो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, बहुत स्ट्रेटेजिकली बताऊंगा कि कैसे आप उसे प्रिपेयर करें और कितने आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं उसमें। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो डिटेल्ड रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन डाउट क्लियर कर देता हूँ जो जनरली स्टूडेंट्स को आते हैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत ही इजी पेपर है, वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट्स है आपको पढ़ने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा उसमें थ्योरी ही आता है। तो मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर दूं, रिस्क मैनेजमेंट में कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं आता। 5 to 10 मार्क्स प्रैक्टिकल आता है, दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ सकते हैं। एक आपका आईपीसीसी से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें से प्रैक्टिकल आता है। एक आपका वीएआर का कॉन्सेप्ट है, उसमें से प्रैक्टिकल आता है, जो कि एक एसएफएम का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ही ईजी पड़ता है वो। और बाकी आपका 90% ऑलमोस्ट थ्योरी ही आता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कि बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि रिस्क मैनेजमेंट आपका एसएफएम से रिलेटेड तो नहीं है। तो आपका बिल्कुल नेग्लिजिबल उसकी इन्वॉल्वमेंट है एसएफएम की। तो इट डजेंट मैटर कि आपने ग्रुप 1 पढ़ा हुआ है या फिर अगर आपने एसएफएम नहीं पढ़ रखा, तो बिल्कुल अच्छे से, आप कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप बहुत ही इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट। और क्योंकि ये वन ऑफ द थ्योरी सब्जेक्ट्स है और आपको पता हो, तो इसका सिलेबस जो है, इसका जो मटेरियल है वो सबसे कंसाइज है, बहुत कम पेजेस में, इवन आई थिंक विद इन 200 पेजेस इसका मटेरियल है। तो आपको पढ़ने में भी बहुत ईजी रहता है, आपका टाइम सेव होता है। और आपके आई थिंक 9 to 10 चैप्टर्स हैं इसमें, तो बहुत इजीली आप पढ़ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और आपकी कवरेज भी जल्दी हो जाती है, रिवीजन के लिए भी अच्छा रहता है। तो ठीक है, अब हम इसके मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं। मैं आपको इसमें मेनली बताता हूँ मटेरियल जो आपका यूज करना है, राइट। मटेरियल आपको इसके लिए सिर्फ स्टडी मैट ही रेफर करना है। मैं फिर से बता दूं, ओनली रेफर स्टडी मैट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद आपको यूट्यूब वीडियोस किस टीचर की फॉलो करनी है, सीए शिवम पालन है, शिवम पालन सर जो है आपके, उनकी आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की सारी वीडियोस डाल रखी है, पूरा कंप्लीट कोर्स उन्होंने डाला हुआ है। ऑन एन एवरेज उन्होंने एक वीडियो, मतलब एक जो चैप्टर आपका वो 1 आवर से लेके 2 आवर्स तक कैरी करता है। तो हर एक चैप्टर के उन्होंने वीडियो डाल रखी है। तो आपके जैसे 9 चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, 1 चैप्टर फ्रॉम आईपीसीसी, मतलब 9 चैप्टर्स की तो अलग बुक है और 1 चैप्टर के लिए आपको आईपीसीसी की बुक परचेज करनी पड़ेगी। तो ये जो आपके 10 चैप्टर्स हैं, इनके लिए शिवम पालन सर ने 10 वीडियोस सेपरेटली बना रखी हैं। 10 है या फिर एक दो वीडियोस ऐसा है कि एक दो चैप्टर्स उन्होंने 2 पार्ट्स में डाल रखे हैं। तो इस तरह से है, बहुत ही कंसाइज वीडियोस हैं, बहुत ही उन्होंने अच्छी बना रखी है। उन्होंने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाया हुआ आपको, बट उन्होंने हर पैराग्राफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस आपको बता रखी हैं और हर एक पैराग्राफ, हर चीज उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। और बहुत अच्छी उन्होंने समरीज भी बनवाई हैं एक दो चैप्टर्स में, और बिल्कुल मतलब कम से कम टाइम में हो सकता है। आई थिंक जब मैंने भी पेपर दिया था, आई गॉट 67 मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। तो उनसे ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा किसी ने भी यूट्यूब पे रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाया है। तो आप उन्हीं की यूट्यूब वीडियोस रेफर कीजिए, उनकी पूरी प्लेलिस्ट है, उन्होंने सारे चैप्टर्स कंप्लीटली और बहुत अच्छे तरीके से करवा रखे हैं। एक सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके रिस्क मैनेजमेंट में, जो है आपका इंडेक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मतलब शिवम पालन सर ने भी इंडेक्स बनवाया हुआ है। और इंडेक्स अगर आपको कहीं और से देखना हो तो संजय सराफ सर ने भी अपना इंडेक्स ऑनलाइन डाल रखा है, आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गौरव जैन सर का अगर आपको मिले, या आपको टेलीग्राम पे किसी भी टीचर का और अगर इंडेक्स मिलता है आपको वो अच्छा लगे, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ करी थी, जैसे इंडेक्स था, तो इंडेक्स का ना सबसे मेन बेनिफिट क्या होता है, एक तो है कि चैप्टर वाइज इंडेक्स है आपका, ठीक है। आपको ना दो इंडेक्स मिलेंगे। एक इंडेक्स होगा आपका चैप्टर वाइज इंडेक्स होगा, चैप्टर के अंदर के सब टॉपिक्स होंगे, वो चीजें आपको इंडेक्स में मिलेंगी। एक और आपको इंडेक्स मिलेगा
उसमें क्या होगा कि आपके जो थोड़े डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स होते हैं ना, तो उनका एक बना हुआ है कि ये वर्ड आपको कौन से पेज पे दिया हुआ है, इस तरह से इंडेक्स है। तो एक वो इंडेक्स भी आपको मिलेगा। तो मैंने आपको बताया 2 इंडेक्स आपको मिलेंगे। एक तो चैप्टर वाइज इंडेक्स है कि इस चैप्टर में ये टॉपिक है, तो वो सब टॉपिक वाइज आपको इंडेक्स मिल जाएगा। एक आपको इंडेक्स मिलेगा कि आपको जैसे डिक्शनरी होती है ना वर्ड्स की, बिल्कुल उसी तरह से वर्ड लिखा हुआ और उसके साथ में पेज नंबर डाला होगा कि ये वर्ड इस पेज नंबर पे है। जैसे जनरली क्या होता है ना कि आप पेपर में बैठे होते हैं, आपको कोई एमसीक्यूज ऐसा मिला जिसमें कि आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको कोई वर्ड उसमें ऐसा दिख रहा है यूनिक सा जिससे कि आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो अगर आपको वो वर्ड ढूंढना है तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। वहां पे आप उस इंडेक्स में खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वर्ड इस पेज नंबर से आया है। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपका एमसीक्यू भी क्रैक हो जाए, राइट। तो सबसे वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है आपकी वो इंडेक्स ही है। उसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हाँ, हम एमटीपी आरटीपी पास पेपर की बात करते हैं, आरटीपी तो है नहीं। एमटीपी और जो पास पेपर है, रिस्क मैनेजमेंट हो गया आपका, कोई भी सीए फाइनल का कोई भी आपका सब्जेक्ट हो गया, आपको ये अच्छे से करके जाने हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इनके बिना ना आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। लाइक आपने सिर्फ कंटेंट पढ़ लिया, उससे नहीं चलता काम। अगर आपको एग्जामिशन सिक्योर करनी है, आपको अपने मार्क्स चाहिए कि नहीं 60+ ही आने चाहिए, 70 या उससे ज्यादा जितने भी आप ले सकते हैं, तो अगर आपको इतने अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको सब चीज़ों की पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो एमटीपीज आती हैं या जो आपके पिछले जितने भी अभी अटेम्प्ट के पेपर गए हैं, तो उन सब पास पेपर को आपको करना पड़ेगा। आप उनको करो, चाहे आप उनके लिए यूट्यूब की वीडियोस रेफर करो, सर्च करो यूट्यूब पे कि किस टीचर ने यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखी हैं उनसे रिलेटेड, या जिस भी तरह से आपको करना है आप करो। बट आपको एमटीपीज और पास पेपर जरूर करने हैं, अच्छे से करने हैं। उससे एक तो आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी और एक आपको ये पता चलेगा कि क्या लेवल आता है पेपर का। जैसे आप लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको लेवल भी पता चलेगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आईसीआई ने जितनी भी केस स्टडीज दी हैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो भी आपको करनी है। तो जो भी मतलब मटेरियल आईसीआई के द्वारा दिया गया है ना, चाहे जो भी चीज उसमें आती है, चाहे आपका कंटेंट हो गया, चाहे आपका केस स्टडीज अलग से हो गई, या फिर आपके जो पास्ट पेपर हो गए, या फिर आपकी एमटीपीज जो भी आ रही है, मतलब जितना भी कंटेंट है ओवरऑल आपको सारा का सारा करना ही करना है। तभी आपके मार्क्स 60+ आएंगे। और अगर आप ये सारा कर लेते हैं तो आपके बहुत इजीली मार्क्स आ जाएंगे। और फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। रिटर्न प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आई थिंक आप एक दो अपने पेपर्स की रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये आइडिया लगे। बिकॉज पेपर में क्या होता है, 5 केस स्टडीज आती हैं, 5 में से आपको 4 केस स्टडीज वहां पे करनी है, और एवरी केस स्टडी हैज 25 मार्क्स ईच, राइट। तो एक केस स्टडी 25 नंबर की है, जिसमें से आई थिंक आपके 10 मार्क्स के अराउंड एमसीक्यूज होते हैं और 15 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आपका टोटल मिला के 10 मार्क्स अगर एक केस स्टडी से एमसीक्यूज हैं, तो आपकी एमसीक्यू की वेटेज 40 मार्क्स की ही रहती है। उसके अलावा 60 मार्क्स का आपको थ्योरी लिखना होता है। तो मैं एक टिप आपको और बता देता हूँ। जनरली पेपर में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है 2 केस स्टडी में कि मैं इनमें से कौन सी लीव करूं। तो जनरली जब भी आपको ये लगे ना कि मुझे कौन सी केस स्टडी लीव करनी है, तो एक बार उनका ना डिस्क्रिप्टिव पार्ट देख लेना। जिस केस स्टडी में आपको लगे कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इजीली सॉल्व कर सकता हूं ना, वो वाली केस स्टडी आप कर लेना। और या तो अगर आपको लग रहा है आप एमसीक्यूज पे बहुत श्योर हैं और डिस्क्रिप्टिव आपको किसी के भी नहीं समझ में आ रहे, तो ऑब्वियसली गो फॉर द एमसीक्यू 1। लेकिन अगर कहीं आपको कंफ्यूजन होता है ना ऐसे, तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है कि आप ये देख ले डिस्क्रिप्टिव पार्ट किसका आपको इजीली लग रहा है, तो आप वही वाली अटेम्प्ट करें, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैं आपको 2 टिप्स दूंगा एग्जाम से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें एक चीज आपकी ये है कि आपकी कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करती। आपको जब जो क्वेश्चन करना है, जब जिस क्वेश्चन का सब पार्ट करना है आप करो। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक के स्टडी स्टार्ट कर दी तो आपको वही कंटिन्यू करनी है। आपको बीच में अगर उसमें कोई पार्ट नहीं आता तो लीव कर दो, जो भी आप क्वेश्चंस लिख रहे हो थ्योरी वाले। तो अगर आपको लगता है मुझे क्वेश्चन 1 का एक ही पार्ट आता है, तो आप क्वेश्चन 1 का एक पार्ट करके सीधा क्वेश्चन नंबर 2 का, मतलब केस स्टडी नंबर 2 का कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे केस स्टडी 2 में भी 1-2 पार्ट ही समझ आ रहे हैं या एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप नेक्स्ट केस स्टडी पे भी आ सकते हैं। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सीक्वेंस क्या रहती है, बस आप क्वेश्चंस की मार्किंग अच्छे से करें कि मैंने ये इस क्वेश्चन का, इस केस स्टडी का ये वाला पार्ट किया है, वो मेनली मैटर करता है। और हाँ, आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, ये मैं आपको बता दूं, आप अच्छे से नोट कर लें। आप जितना स्पीडली पेपर करेंगे आप उतना फायदे में रहेंगे। और नहीं तो ऐसा होगा, अगर आपने स्लो पेपर किया ना, तो आई एम टेलिंग यू कि एक आपकी केस स्टडी के लिए ना आपको 1 घंटा भी कई बार इनफ नहीं लगता। और 4 केस स्टडी आपको पढ़नी भी है और 4 केस स्टडी लिख के भी करनी है, और वो भी आपको डिसाइड भी करना है कि 5 में से कौन सी 4 करनी है। तो आपको बहुत स्पीडली, जब आप लिखते हैं तो बहुत स्पीड से लिखिए, राइटिंग की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत टाइम सेव होने वाला है इससे।
उसके बाद मैं आपको बता दूं 1.5 डे जो आपकी स्ट्रेटेजी रहती है, तो उसमें जनरली आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पढ़ना है। कंटेंट की आप 2 रीडिंग लीजिए, वो इनफ रहेगा आपके लिए। तो और उसके बाद आई थिंक और कोई पार्ट आपका रह नहीं जाता। मैं एक बार जो भी मैंने अभी तक आपको सारा बताया, मैं इस सारे को 2 मिनट में फटाफट से कंसाइज कर देता हूँ, ताकि आपको अगर कुछ आपने नोट ना किया हो तो आप नोट भी कर लें अच्छे से। ठीक है गाइस, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया। मैं आपको रिवीजन के बारे में बता देता हूँ कि लाइक आपको रिवीजन कितनी बार करनी है, कैसे करनी है। आपको रिवीजन ना एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स करनी है। मतलब मैंने पर्सनली 6 से 7 बार ना सर की वीडियोस देखी थी और साथ में मैंने बुक खोल के रखी थी। जैसे जैसे वो पढ़ाते जाते थे मैं साथ साथ ही पढ़ता जाता था। तो 6 से 7 बार तो मैंने मिनिमम से मिनिमम वो सुनी है। और इवन एग्जाम टाइम पे भी मैं उनकी वीडियो ही सुन के और साथ में जल्दी जल्दी बुक खोल के और उससे पेज पलट के उसी तरह से मैं पढ़ के गया था। तो अगर आप 6 से 7 बार नहीं पढ़ेंगे ना, आई थिंक आपको मिनिमम 5 टाइम्स तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि आपको खुद को चीजें याद होने लग जाएं कि ये टॉपिक कहाँ पे दिया हुआ है या ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से पूछा गया है। तो एक तरह से ऑलमोस्ट वो याद करने जैसा ही हो गया। बट आपको ये नहीं कि आपको चीजों के मीनिंग ज्यादा याद करने हैं, ऐसा कुछ कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको इतना याद रह जाना चाहिए कि आपने कोई चीज पढ़ी है तो वो आपको आइडिया होना चाहिए आपने कौन से पेज नंबर पे है या वो कौन से चैप्टर में से पूछी गई है। और ये आइडिया आपको तभी लगेगा जब आप एटलीस्ट उसकी 5 to 6 रिविजन्स देंगे। तो मेरे हिसाब से तो इतना ही आपके लिए बहुत रहेगा अगर आप कर लेते हैं अच्छे से। और इससे कम अगर रिवीजन करते हैं तो यू विल बी एट योर ओन रिस्क, आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जनरली स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि हम इसकी बजाय इकोनॉमिक लॉ क्यों ना ले लें। अब इकोनॉमिक लॉ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ले ही रहे हैं, आपका चॉइस है, आप वो भी ले सकते हैं इकोनॉमिक लॉ। बट रिस्क मैनेजमेंट में काफी स्टूडेंट्स को एक डर रहता है कि पता नहीं कैसा सिलेबस है, कुछ अलग से तो नहीं पढ़ना, कहीं ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी। और वो इकोनॉमिक लॉ पे इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि 3 चैप्टर तो पुराने पड़े हुए हैं, 3 चैप्टर नए पढ़ने हैं, वो भी थोड़े ज्यादा बड़े नहीं है लाइक। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि हम ऑन अ सेफ साइड वो ले लेते हैं। बट आई एम टेलिंग यू कि जब इसका मुश्किल पेपर भी आया था तब भी मैंने 67 ही स्कोर करे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही इजी रहने वाला है। तो आपका चॉइस है, आप ये लें, आपका चॉइस है आप इकोनॉमिक लॉ ले सकते हैं, वो आपका पर्सनल ओपिनियन रहेगा। मैं अब आपको सारा कुछ कंसाइज कर देता हूँ। एक बार मैंने आपको बता दिया कि मटेरियल जो आपको यूज करना है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वो आपको सिर्फ स्टडी मैट रेफर करना है। और स्टडी मैट के साथ जो आपका रहेगा अलग से जो आपको चीजें पेपर में भी लेकर जानी है, वो मटेरियल में इंक्लूड होता है आपका स्टडी मैट। स्टडी मैट के साथ आप पेपर में अपना एमटीपीज लेकर जाएं। आप अपनी क्या कहते हैं, जो लास्ट ईयर वाले जो आपके प्रीवियस पेपर्स हैं वो आप लेकर जाएं, उनके सॉल्यूशंस आप लेकर जाएं। और पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको इंडेक्स लेकर जाना है, बिकॉज इंडेक्स आपको हेल्प करता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ढूंढना है या कोई भी एमसीक्यू से रिलेटेड भी, तो आपको इंडेक्स लेकर जाना। और इंडेक्स आपको दोनों लेकर जाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। एक इंडेक्स है आपका जो आपका चैप्टर्स का इंडेक्स है, जिसमें टॉपिक सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो इंडेक्स हो गया। और एक दूसरा इंडेक्स है जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, कि जिसमें आपके वर्ड्स हैं और वो सारे जो टिपिकल वर्ड्स हैं वो कौन से पेज नंबर पे दिए हैं। तो वो ये 2 इंडेक्स आपको लेकर जाने हैं। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के पेपर में ये सारा कंटेंट आपको लेकर जाना है। और कोई आईसीआई की केस स्टडीज वगैरह हैं वो भी आपको जरूर लेकर जानी है पेपर में। उसके बाद मैंने आपको बताया यूट्यूब वीडियो आपको सीए शिवम पालन सर, तो आपको शिवम सर की वीडियोस ही रेफर करनी है। वो बेस्ट वीडियोस हैं रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, और आपकी इजीली एग्जाम्शन आप सिक्योर कर सकते हैं। उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही रहा है मोस्टली अटेम्प्ट्स में। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था रिवीजन, मैंने आपको बता दिया आपको 5 to 6 टाइम्स एटलीस्ट करनी ही है। और एमसीक्यूज के लिए आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है आई थिंक उतना इनफ है कि आप एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है वो बस जो आपके पास पेपर हैं उन्हीं से कर सकते हैं, अपनी एमटीपी से कर लें, वो आपके लिए इनफ रहेगा। आई विल टेल यू वन मोर थिंग, शिवम पालन सर की ना एक बुक भी आती है जो वो रिकमेंड करते हैं आपको लेनी है। मैं पर्सनली मैं नहीं लेकर गया था और मुझे कुछ ऐसा ज्यादा लगा भी नहीं कि उस बुक लेने से कुछ एडिशनल बेनिफिट मिला हो। बट स्टिल आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनकी बुक के रिव्यूज मैंने देखे थे, बहुत अच्छी बुक है। तो इन केस आपको लगे कि नहीं कुछ आपको कमी लग रही है या आपको और कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट अप करना है तो आप वो ले सकते हैं। उस बुक के बारे में एक खास बात है कि पेपर में ना मतलब कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होता है ना, तो वो उससे रिलेटेड भी ना उन्होंने हर एरिया पे केस स्टडी डाल रखी है। तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प वहां से मिल भी जाती है अगर वो लेकर जाते हैं। उस टाइम एक्चुअली जब मैंने एग्जाम दिया था तो कोविड से रिलेटेड केस स्टडी आई थी, तो सर ने पहले से ही बता रखा था कि इससे रिलेटेड केस स्टडी आएगी। तो उसका जो कंटेंट था वो उन्होंने अलग से भी एक फ्री पीडीएफ में भी डाल रखा था, तो मैं वही प्रिंट करवा के ले गया था, तो मेरा काम चल गया था। बट अदरवाइज ये है कि अगर आप सर की बुक ले लेते हैं तो आपको किसी भी टॉपिक पे वहां अगर केस स्टडी आती है ना तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो
बाकी ये है कि आपका पर्सनल कॉल, आपको लेना है नहीं लेना। मेरे टाइम पे मुझे लगता है कि काम इसलिए चल गया था क्योंकि हमें पता था कि क्या ट्रेंडिंग टॉपिक आने वाला है। बट अगर आपको नहीं पता चलता तो आप सर की बुक लीजिए, उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, रिटन प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आपको 2-3 पेपर एटलीस्ट करने ही चाहिए, उसी से आपको पता लगेगा। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, आपको लगता है ये 4 आवर्स का पेपर है, लेकिन 4 घंटे भी आपको कम पड़ जाते हैं वहाँ पे। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक टाइम मैनेजमेंट आपकी तभी हो सकती है जब आप उसको पहले घर पे प्रैक्टिस करके देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी एग्जाम से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, और दूसरा कोई सीक्वेंस नहीं मैटर करती। आप किसी भी सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैंने आपको 1.5 डेज रिवीजन के लिए बता दिया। 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी यही है कि आप कंटेंट को सुन के जाएं और 2 बार अपना कंटेंट रिवाइज कर लें, वो आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। तो यही सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। और एक चीज मैं आपको एक पॉइंट दोबारा बता देता हूँ कि जो रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर्स हैं उसमें एक चैप्टर आईपीसीसी का भी इंक्लूडेड है, तो आपको उसके लिए आईपीसीसी वाली बुक भी अलग से ऑर्डर करनी पड़ेगी, राइट। तो ये सारी चीजें थी। और भी आपको कोई इसमें डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून, बाय।